प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 10वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 बोलते हैं। ये आपकी साइंस की बुक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड 10 पार्ट 1। हम लोग सीख रहे थे बच्चों ऊष्मा के बारे में, हीट पार्ट 1 के बारे में पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। आज हम हीट पार्ट 2 देखेंगे। हमने आपको हीट और टेम्परेचर दोनों में अंतर बताया था और ऊष्मा के संचरण के लिए कितने और कौन से प्रकार हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। लेटेंट हीट के बारे में, जिसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं, उसके बारे में भी देखा था और पुनर्हिमायन के बारे में देखा था और पानी के असंगत व्यवहार के बारे में भी देखा था। उसमें और शब्द आए थे, क्वथनांक आया था, द्रवणांक आया था, गैस की विशिष्ट ऊष्मा आया था। ये सब का हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। इस पूरे पाठ में क्या करना है, एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। ये ऊष्मा में हम लोगों ने गुप्त ऊष्मा, पुनर्हिमायन, पानी का असंगत व्यवहार, उष्ण बिंदु, तापमान और आर्द्रता और विशिष्ट ऊष्मा धारिता। तो आज हम लोग उष्ण बिंदु, तापमान और आर्द्रता और विशिष्ट ऊष्मा धारिता पर विशेष ध्यान देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। हम लोगों ने ये शब्द सीखा था द्रवणांक, मीन्स पानी को आप जब हमने सिखाया था कि माने बर्फ का टुकड़ा ले लो, उसको आप गर्म करते हैं तो उसका तापमान में कमी तब तक नहीं आती है, बढ़ता नहीं है तापमान, जब तक पूरा बर्फ गल करके पानी नहीं हो जाता है। माने जो आप ऊष्मा देते हैं तो बर्फ के गलने में चली जाती है। तो द्रवणांक किसे कहते हैं बच्चों? जिस स्थिर तापमान पर बर्फ का पानी में रूपांतरण होता है, उस स्थिर तापमान को बर्फ का द्रवणांक कहते हैं। उस स्थिर तापमान को बर्फ का द्रवणांक कहते हैं जिस स्थिर तापमान पर बर्फ का पानी में रूपांतरण होता है। बर्फ का पानी में रूपांतरण होता है, उसको कहते हैं द्रवणांक। और गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं बच्चों? ठोस का द्रव में रूपांतरण होते समय स्थिर तापमान पर ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे पिघलने की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्वथनांक क्या है? जिस स्थिर तापमान पर द्रव का रूपांतरण वायु में होता है। जब देखिए तापमान इसका दिखा रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। जब पानी का तापमान क्या हो जाता है बच्चों? 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो वहीं से उबलता पानी किस में बदल जाता है? भाप में बदल जाता है। जितनी आप ऊष्मा देते जाएंगे उसका टेम्परेचर बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि वहीं से वो क्या होती है, द्रव जो होता है कि तापमान जो ऊष्मा लेता है वो किस में बदल देता है? गैस में बदल देता है। तो जिस स्थिर तापमान पर द्रव का रूपांतरण वायु में होता है, माने गैस में होता है, उसे पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। और हमने पुनर्हिमायन देखा था, रेगुलेशन। ये क्या है? ऐसी प्रक्रिया जो दाब की उपस्थिति में गलन शुरू कर दे और दाब कम करने या हटा लेने पर हिमीकरण या जमना शुरू कर दे, उस प्रक्रिया को पुनर्हिमायन कहते हैं। जैसे हम एक आपको वो बताया था कि बर्फ का गोला आप लोग खाते हो, तो क्या करता है ठेले वाला? बर्फ के चूरे को लकड़ी के सीक के सिरे पर हाथ से दबाकर गोला बनाया जाता है। तो जब उस पर दाब अधिक कर देते हो, दाब की उपस्थिति में दाब अधिक रहता है, उसको आप दबाए रहते हो, तो सब इसी पुनर्हिमायन क्रिया के कारण जुड़ करके क्या हो जाता है? एक हो जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया जो दाब की उपस्थिति में
गलन शुरू कर दे और दाब कम करने या हटा लेने पर हिमीकरण या जमना शुरू कर दे, उस प्रक्रिया को पुनर्हिमायन कहते हैं। अब यहाँ पर वो देख रहे हैं, ये प्रयोग करके भी आप देख सकते हैं। आप जब वजन लटकाए हो, दबाव पड़ेगा तो बर्फ कटेगा, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे जाएगा बर्फ फिर क्या होता है, आपस में जुड़ता जाता है। बर्फ क्या होता है, आपस में जुड़ता जाता है। तो ये किस क्रिया के कारण होता है, ये रेगुलेशन या पुनर्हिमायन इसको आप बोल सकते हैं। आगे हम लोगों ने देखा था पानी का असंगत व्यवहार। पानी का असंगत व्यवहार, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे पानी के असंगत व्यवहार में सामान्यतः द्रव को सीमित तापमान तक गर्म करने पर उनका प्रसरण होता है और ठंडा करने से उनका क्या होता है, संकुचन होता है। परंतु पानी विशिष्ट तथा अपवादात्मक व्यवहार दर्शाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के पानी को गर्म करने पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होने तक पानी का प्रसरण न होकर के क्या होता है, संकुचन होता है। आप तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के पानी को गर्म करने पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होने तक पानी का प्रसरण नहीं होता है। ये देखिए यहाँ पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दिखाया गया है, यहाँ पर इसका संकुचन होता है। इसके बाद 4 डिग्री के बाद क्या होता है, प्रसरण होता है। 4 डिग्री के जब तापमान ज्यादा बढ़ता है तब उसका जो होता है, यहाँ 4 डिग्री तक संकुचन होता है, पानी प्रसरण न होकर के क्या होता है, संकुचित होता है, इसके बाद बढ़ता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन सबसे कम होता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान में वृद्धि करने पर पानी का आयतन क्या होता है, बढ़ता है। पानी का आयतन क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। तो आज हम, ये तो रिवीजन था। आज अपने टॉपिक पर हम आते हैं कि उष्मांक एवं आर्द्रता, ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी बोलते हैं इसको, ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी, उष्मांक एवं आर्द्रता, उष्मांक एवं आर्द्रता। जैसा बच्चों आप लोग सभी जानते हैं, इस पृथ्वी पर 2/3 भाग पानी है और 1/3 भाग पृथ्वी है। मने कहने का मतलब पृथ्वी का लगभग 71% भाग, ये देखिए 30% भाग जमीन है, 70% वाटर है अर्थ पर, कि लगभग 71% भाग पानी से घुरा हुआ है। पानी का निरंतर क्या होता है बच्चों, वाष्पीकरण होता है। इस कारण वायुमंडल में हमेशा कुछ मात्रा में वाष्प पाई जाती है। क्योंकि सूर्य की गर्मी होती है, गर्मी से पानी का भाप बनता है, तो वायुमंडल में हमेशा क्या होती है, कुछ मात्रा में वाष्प होती है। अब जब वायुमंडल में उपस्थित वाष्प है, तो वाष्प की मात्रा द्वारा दैनिक जलवायु का जो स्वरूप है उसको समझने में सहायता मिलती है। तो ये देखिए, वाष्प सूर्य के प्रकाश से गर्मी पाकर के 2/3 भाग जो पानी 70% है, वो निरंतर भाप बन के उड़ता है। तो भाप बन के उड़ता है तो वायुमंडल में मिल जाता है। तो वायुमंडल में हमेशा कुछ मात्रा में वाष्प होती है। तो आर्द्रता क्या है, जिसको ह्यूमिडिटी कहते हैं, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। ये देखिए पानी है, यही भाप बन के जो होता है उड़ता है। ये वायुमंडल में, ये देखिए वाष्प दिखाई दे रही है, वायुमंडल में वाष्प की मात्रा है। ये क्या है, वायुमंडल में वाष्प की मात्रा, जिसको वेपर बोलते हैं। तो यहाँ हम समझ लेते हैं ह्यूमिडिटी क्या है बच्चों, आर्द्रता क्या है। हवा में पानी की वाष्प के कारण, हवा में पानी की वाष्प के कारण हवा में निर्मित होने वाले गीलेपन तथा नमी, हवा भी गीली होती है, तथा नमी को आर्द्रता कहते हैं।
जैसे बच्चों एक प्रयोग हम आपको बताते थे, बारिश के समय में आप अपना कपड़ा धो करके बाहर डाल देते हैं तो ज्यादा समय लेता है सूखने के लिए, ठंडी के समय में, बारिश के समय में। लेकिन गर्मी के समय में क्या होता है, वो जल्दी सूख जाता है। तो कभी आपने सोचा है, जब वायुमंडल की हवा जो होती है शुष्क होती है, गर्मी में शुष्क होती है, तो जल्दी से वो आपके कपड़े की जो मॉइस्चर है वो ऑब्जर्व कर लेती है। लेकिन जब हवा नम होती है, हवा गीली होती है, तो आपके कपड़े का जो गीलापन है उसको वो ऑब्जर्व करने में टाइम लगाती है। इसी से बारिश के समय में या ठंडी के समय में कपड़े देर से सूखते हैं और गर्मी के समय में जल्दी सूख जाते हैं। तो बच्चों दिए गए तापमान पर दिए गए हवा के आयतन में एक महत्तम सीमा तक वाष्प समाविष्ट होती है। इस सीमा की अपेक्षा अधिक वाष्प होने पर उसमें क्या होता है, वाष्प का रूपांतरण क्या हो जाता है, पानी में हो जाता है। और हवा में जब पानी की महत्तम वाष्प समाविष्ट होती है तो हवा उस विशिष्ट तापमान पर वाष्प से संतृप्त होती है, और संतृप्त होने के लिए वाष्प की मात्रा किस पर निर्भर करती है, तापमान पर निर्भर करती है। वाष्प की मात्रा किस पर निर्भर करती है, तापमान पर निर्भर करती है। अब देखिए यहां पर जब ये वाष्प दिख रहा है ना, वाष्प जा रहा है, जब ये ह्यूमिडिटी कितना परसेंट, 100% हो जाती है, ह्यूमिडिटी दिखा रहा है कि जब 100% हो जाती है तो क्या हो जाता है, वाष्प की आवश्यकता, तापमान कम होता है तो हवा संतृप्त करने के लिए कम वाष्प की आवश्यकता होती है। हवा में समाविष्ट वाष्प की महत्तम सीमा की अपेक्षा हवा में कम वाष्प समाविष्ट हो तो वह हवा असंतृप्त हवा कहा जाता है। तो ओशांक, ये जो बिंदु है, ड्यू पॉइंट किसे कहते हैं, ये देखिए क्लाउडी स्काई है। जब वाष्प की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो जो आसमान में, आकाश में भी काले काले बादल दिखते हैं। एक विशिष्ट तापमान की असंतृप्त हवा को लेकर उसका तापमान कम करते गए तो तापमान कम होते समय जिस तापमान पर हवा वाष्प से संतृप्त होती है, जिस तापमान पर हवा क्या होती है, वाष्प से संतृप्त होती है, उस तापमान को ओशांक कहते हैं। जिस विशिष्ट तापमान की असंतृप्त हवा को लेकर उसका तापमान कम करते गए तो तापमान कम होते समय जिस तापमान पर हवा वाष्प से संतृप्त होती है, उस तापमान को हम क्या कहते हैं, ओशांक कहते हैं। हवा में पानी की वाष्प की मात्रा का मापन निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की सहायता से ज्ञात किया जाता है। इसकी जो इकाई जिसमें नापते हैं निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, किलोग्राम प्रति घन मीटर है। क्या है, किलोग्राम प्रति घन मीटर। बच्चों प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता अगर नापनी है तो इसके लिए एक सूत्र है, सापेक्ष आर्द्रता हवा के निश्चित आयतन में तथा तापमान पर प्रत्यक्ष समाविष्ट वाष्प का द्रव्यमान और हवा संतृप्त करने के लिए आवश्यक वाष्प के द्रव्यमान के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं। हवा के निश्चित आयतन में तथा तापमान पर प्रत्यक्ष समाविष्ट वाष्प का द्रव्यमान और हवा संतृप्त करने के लिए आवश्यक वाष्प के द्रव्यमान के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसके लिए सूत्र है, प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता बराबर, कैसे निकालते हैं, दिए गए आयतन में प्रत्येक समाविष्ट वाष्प का द्रव्यमान बटे
दिए गए आयतन की हवा संतृप्त करने के लिए आवश्यक वाष्प का द्रव्यमान। और गुणे क्या होता है? गुणे होता है शव। ये प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता ज्ञात करने का सूत्र है। प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता कैसे ज्ञात करते हैं? दिए गए आयतन में प्रत्यक्ष समाविष्ट वाष्प का द्रव्यमान बटे दिए गए आयतन की हवा संतृप्त करने के लिए आवश्यक वाष्प का द्रव्यमान गुणे 100। बच्चों, आपने सोचा है कि हमें कभी कभी हवा ठंडी लगती है, कभी कभी हवा गर्म लगती है, तो हम एक साधारण सी बात पर कहते हैं कि आसमान ठंडा है या आसमान गर्म है, गर्मी ज्यादा है इसलिए हमें गर्मी लग रही है। तो बच्चों, ये नापने का एक मापन होता है, मेजरमेंट होता है, कब हमको ठंडी लगती है, कब हमको गर्मी लगती है। तो आपने ड्यू पॉइंट पढ़ा है, ओशांक। ओशांक पर जो होती है, ये देखिए कूल कब होगा, हीट कब होगा। आपको चित्र के माध्यम से इधर ड्यू पॉइंट 15 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है। बच्चों, ओशांक पर सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है? 100% होती है। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ड्यू पॉइंट पर ह्यूमिडिटी क्या होती है? 100% होती है। और यही रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 60% से अधिक होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है बच्चों? जब 60% से अधिक होती है तो हमें हवा नम महसूस होती है, और जब 60% की अपेक्षा कम होती है तो हमें हवा क्या होती है? शुष्क महसूस होती है। तो सापेक्ष आर्द्रता जब 60% से अधिक होती है तो वह हवा हमें नम महसूस होती है, माने ठंडी महसूस होती है। लेकिन जब सापेक्ष आर्द्रता 60% की अपेक्षा से कम होती है तो हवा हमें क्या होती है? शुष्क मालूम पड़ती है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सापेक्ष आर्द्रता जब 60% से अधिक होती है वायुमंडल में तो हमें हवा जो ठंडी लगेगी, और जब सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है 60% की अपेक्षा से कम होती है तो हवा क्या होती है? शुष्क होती है, सूखी होती है, जिसको गर्म बोलते हैं। ये पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो हवा हमें कब नम महसूस होती है, किस रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर, और किस पर शुष्क होती है। बच्चों, एक रोमांचक बहुत है, आपने देखा होगा ठंडी के सीजन में, सर्दियों के मौसम में खुले आसमान में जब जहाजें उड़ती हैं तो उसके पीछे सफेद रंग का पट्टा छोड़ देती हैं। कभी कभी वो पट्टा बहुत समय तक बादल में दिखाई देता है, सफेद रंग का पट्टा। तो आपने कभी सोचा है वो किस कारण से होता है? तो जहाज उड़ती है तो धुआं बाहर उसका निकलता है, और धुएं में भी गर्मी होती है। तो जहाज, ये देखिए जहाज है, ये जहाज आगे जा रही है, इसको ये देखिए पट्टा, सफेद रंग कलर का ऐसा पट्टा बना हुआ दिखाई देता है। तो जहाज आगे उड़ती है तो धुआं पीछे निकलता ही है, तो उसी धुआं का वो पट्टा बन जाता है। बच्चों, कैसे बन जाता है? सर्दियों के मौसम में खुले आकाश में ऊपर उड़ने वाले हवाई जहाज के पीछे श्वेत पट्टे का निर्माण होता है। ये देखिए, ये श्वेत पट्टा है। ये किस कारण से होता है? इसका बहुत सा आसान उत्तर है बच्चों। जब जहाज उड़ती है तो इंजन से जो निकलने वाली भाप होती है, उस भाप का क्या होता है? संघनन होता है। हवाई जहाज से उड़ते समय इंजन से निकलने वाली भाप का क्या होता है? संघनन होकर इस सफेद बादल तैयार हो जाते हैं, सफेद बादल तैयार होते हैं। और जब आसमान के वायुमंडल में हवा की सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है? अधिक होती है, तो श्वेत पट्टा माने सापेक्ष आर्द्रता जब 60% से अधिक होती है तो श्वेत पट्टा बहुत लंबा दिखाई देता है, और उसे नष्ट होने में बहुत सारा समय लगता है।
लेकिन ये सापेक्ष आर्द्रता जब 60% की अपेक्षा कम होती है तो श्वेत पट्टा तैयार तो होता है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए होता है। और कभी कभी वो जब हवा एकदम शुष्क रहेगी, समझो हवा जब नम रहेगी, तभी सफेद पट्टा दिखाई देता है। गर्मियों के सीजन में वो सफेद पट्टा आप नहीं देख पाएंगे, केवल बारिश के सीजन में या सर्दियों के मौसम में कभी कभी दिखता है। सर्दियों के मौसम में अक्सर दिखता है और गर्मी के सीजन में कभी नहीं दिखता है। आई बात समझ में? बच्चों, एक एक्टिविटी हम आपको बताने चाह रहे हैं, ये आप करके देख सकते हैं, ट्राई दिस। ये देखिए, आपके फ्रिज है, घर में फ्रिज है, उसमें आप जब पानी ठंडा बॉटल रखते हैं, इसके बाद गिलास में आप पानी जब पलट देते हैं तो ये गिलास के ऊपर छोटी छोटी ओस जैसी बूंदें बन जाती हैं। ये देखिए, ओस जैसी ये बूंदें बन गई हैं। तो आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? ये ओस की बूंदें बन गई सब। तो यह सर्दियों में आप जब निकलते हैं घूमने के लिए तो घास होती है, घास की पत्तियों पर देखिए उसमें भी पानी जमा रहता है, या बाहर गाड़ियां खड़ी रहती हैं, उसके कांच पर जो होता है पानी ऐसा बूंदे बूंदे जमी रहती हैं। ये किस कारण से होता है? ये जो होता है, हवा में वाष्प होती है। हवा में क्या होती है? वाष्प होती है। हवा में वाष्प का अगर अस्तित्व नहीं होता तो ये बूंदे ओस इधर पड़ती नहीं है। तो इसका उत्तर है, हवा में वाष्प का अस्तित्व होता है। ठंडे पानी की बोतल प्रशीतक माने फ्रिज से निकालकर टेबल पर रखेंगे तो बोतल की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें जमा हुआ दिखाई देती हैं। इस किस कारण दिखाई देती हैं? क्योंकि हवा में वाष्प का अस्तित्व होता है। इसका उत्तर यही है बच्चों, कि हवा में वाष्प का अस्तित्व होता है, इसलिए उसके बाहरी सतह पर क्या होती है। अब आप कह लीजिए और समझिए कि जब बोतल में पानी डालेंगे तो बाहर का तापमान क्या होता है? कम होता है। पानी का तापमान कम है, बाहर का तापमान ज्यादा है। उस सैचुरेटेड करने के लिए, संतृप्त करने के लिए ओस की बूंदें जैसी उस पर आकृति बन जाती है, क्योंकि हवा में वाष्प का अस्तित्व होता है। जब हवा बहुत ठंडी हो तो तापमान में कमी के कारण हवा क्या होती है? संतृप्त होती है। जब हवा क्या है? बहुत ठंडी हो तो तापमान में कमी के कारण हवा संतृप्त होती है। इस कारण वाष्प की छोटी छोटी बूंदें तैयार होती है और हवा में उपस्थित वाष्प की मात्रा पर ओसांक निर्भर होता है। जब हवा बहुत ठंडी हो तो तापमान में कमी के कारण हवा संतृप्त होती है। इस कारण वाष्प की छोटी छोटी बूंदें तैयार होती हैं और हवा में उपस्थित वाष्प की मात्रा पर ओसांक निर्भर होता है। आगे हम हीट, इसकी इकाई, इसको कैसे नापते हैं उसके बारे में। हवा में उपस्थित वाष्प की मात्रा पर ओसांक निर्भर होता है। हीट को कैसे आप नापते हैं, इसकी इकाई क्या है बच्चों? इसकी छोटी इकाई, इसकी बड़ी इकाई, हम आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। तो एसआई प्रणाली में ऊष्मा की इकाई किलो कैलोरी और जूल, सीजीएस मापन प्रणाली में कैलोरी होती है। 1 किलोग्राम पानी का तापमान कहां से कहां तक? 1 किलोग्राम पानी का तापमान 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मतलब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कहते हैं। तो 1 ग्राम पानी का तापमान 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को हम 1 कैलोरी ऊष्मा कहते हैं। ये देखिए, एसआई यूनिट में इकाई जूल होती है। इसकी इकाई क्या है? जूल है। जूल को हम न्यूटन मीटर भी लिखते हैं। और कैलोरी
1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए। मैंने यहाँ पर दिया 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको कहते हैं कैलोरी। अब किलो कैलोरी और कैलोरी में संबंध क्या होता है? आप 10 पावर 3 भी लिख सकते हैं, 1000 को आप 10 पावर 3 भी लिख सकते हैं, ऐसा कि 1 किलो कैलोरी बराबर 10 पावर 3 कैलोरी। 1 किलो कैलोरी बराबर 10 पावर 1 कैलोरी बराबर क्या होता है? 4.18 जूल भी होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। कभी कभी सवाल हल करते समय कैलोरी को जूल में बदलना पड़ता है, तो कैलोरी को जूल में बदलने के लिए 4.18 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 4.18 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। एक बच्चों स्पेसिफिक हीट, जिसको विशिष्ट ऊष्माधारकता बोलते हैं, जैसे बहुत सारे मेटल होते हैं बच्चों, तो सबकी जो ऊष्मा सब एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्माधारकता सबकी अलग अलग होती है। जितने भी मेटल हैं सबकी ऊष्मा धारण करने की क्षमता जो होती है अलग अलग होती है। तो बच्चों एक प्रयोग के द्वारा हम इसको आपको समझा सकते हैं। ये देखिए क्या है, एक मोम की मोटी परत का ट्रे ले लो, एक आयरन, कॉपर और लेड समान द्रव्यमान वाला गोला ले लो। इसके बाद एक बड़ा लैंप ले लो। आप क्या करो, इन गोलों को, जो आयरन से बना हुआ गोला है, जो कॉपर से बना हुआ गोला है, जो लेड से बना गोला है, सबका मास समान होना चाहिए। सबका मास क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अब तीनों गोलों को उबलते हुए पानी में आप डाल दो। इसके बाद जब उबलते हुए पानी में डालेंगे, तीनों का तापमान तो सेम होना चाहिए ना, पानी का तापमान तो बराबर है, सबको एब्जॉर्ब करना चाहिए बराबर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए, जिसका तापमान ज्यादा रहेगा वो मोम को ज्यादा पिघलाकर नीचे पहुंच सकता है। तो यहाँ पर देखिए आयरन वाला गोला जो है वो ज्यादा तापमान पानी में से खींचा है, तो ज्यादा मोम को गलाते हुए नीचे पहुंच गया है। उसकी अपेक्षा कॉपर वाला जो है कम तापमान खींच पाया है पानी से, ये जो है कम दूरी तय कर पाया है। इसकी अपेक्षा लेड देखिए, ये और भी कम तापमान खींच पाया है, तो इसका मतलब ये कम दूरी और तय किया है। ज्यादा तापमान होता तो ज्यादा पिघला करके मोम को आगे चला जाता है। तो जिस गोले ने अधिक ऊष्मा अवशोषित किया, वह गोला मोम को अधिक ऊष्मा देकर मोम अधिक मात्रा में पिघलाएगा और गोला अधिक गहराई तक जाएगा। और जिसने कम तापमान एब्जॉर्ब किया है वो कम पिघला पाएगा। इसका मतलब ये है बच्चों कि तापमान समान मात्रा में बढ़ने पर भी प्रत्येक गोले की, जो आयरन का बना है, कॉपर का बना है, लेड का बना है, अवशोषित ऊष्मा सबकी क्या है? अलग अलग है। अवशोषित ऊष्मा क्या है? अलग अलग है। जिस गोले ने अधिक ऊष्मा को अवशोषित किया, वह गोला मोम को अधिक ऊष्मा देकर मोम अधिक मात्रा पिघलाएगा और गोला अधिक गहराई तक जाएगा। इसका मतलब ऊष्मा को अवशोषित करने का गुणधर्म जो है प्रत्येक गोले का अलग अलग है। तो विशिष्ट ऊष्माधारिता किसे कहते हैं? इकाई द्रव्यमान वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए दी जाने वाली ऊष्मा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। ये विशिष्ट ऊष्माधारिता को हम C से प्रकट करते हैं बच्चों। एक स्मॉल लेटर क्या है? C से प्रकट करते हैं। SI यूनिट है इसकी हीट में जूल प्रति डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम, और इसको जो होता है जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है, और सीजीएस प्रणाली में कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब
हर पदार्थ की जो विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है वो सबकी अलग अलग होती है। इसका चार्ट आपकी बुक में दिया, हम भी दिखा देते हैं। ये देखिए, कुछ पदार्थ हैं, वाटर है, पैराफिन है, केरोसिन है, एल्युमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, मरकरी है। सबकी विशिष्ट ऊष्माधारिता अलग अलग दी गई है। सबकी उस विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है, अलग अलग दी है। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता उस पदार्थ के द्रव्यमान, उस पदार्थ के तापमान पर जो होती है निर्भर होती है। तो पदार्थ अवशोषित की गई ऊष्मा को हम mc डेल्टा टी से प्रकट करते हैं। पदार्थ द्वारा अवशोषित ऊष्मा को, इस सूत्र है, पदार्थ द्वारा अवशोषित जो ऊष्मा होती है उसको mc डेल्टा टी से हम प्रदर्शित करते हैं। ऊष्मा का लेन देन आपने पढ़ा है, 2 गिलास में पानी अगर आप रख दो तो कौन सा गर्म है कौन सा ठंडा है आपके स्किन के द्वारा मालूम होता है, हीट एक्सचेंज। ऐसे ये भी आप करके देख सकते हो। ऊष्मा अवरोधक पदार्थ की एक पेटी ले लो, ये ऊष्मा अवरोधक पदार्थ की पेटी है। इसमें एक हॉट ऑब्जेक्ट है, एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है। तो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट को हीट तब तक जाती रहेगी जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाता है, समान नहीं हो जाता है। जैसे पानी ऊंचाई से नीचे तक गिरता है, जब दोनों का ऊंचाई एक जैसी हो जाती है तो गिरना क्या होता है, बंद हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ तापमान भी है। ठंडी या गर्म वस्तुओं में ऊष्मा के लेन देन से गर्म वस्तु का तापमान कम होता है और ठंडी वस्तु का तापमान बढ़ता है। तापमानों का यह परिवर्तन जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान समान नहीं होता है तब तक होता रहता है। इस प्रक्रिया में गर्म वस्तु द्वारा ऊष्मा दी जाती है और ठंडी वस्तु द्वारा ऊष्मा क्या होती है, ग्रहण की जाती है। तो ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा का होता है। ऊष्मा को जो होता है कहीं जाती नहीं है। तो गर्म पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा। गर्म पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा की क्या होती है, बराबर होती है। और जब दोनों का तापमान समान हो जाता है तो आदान प्रदान क्या होता है, बंद हो जाता है। तो ये हुआ हीट एक्सचेंज, ऊष्मा का लेन देन। ऊष्मा का लेन देन एक सवाल भी हम आपको बताते हैं जो आपका भी हमने अवशोषित की गई ऊष्मा का सूत्र बताया mc डेल्टा टी। उस आधार पर ये देखिए, हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। माने पानी का तापमान जो होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा लगेगी। तो इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस कितना बनाना है, डिफरेंस निकल जाएगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ताप में परिवर्तन यहाँ क्या दिया है, m बराबर 5 किलोग्राम, c बराबर 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड और तापमान में परिवर्तन 80 डिग्री सेंटीग्रेड। सूत्र लगा देंगे, दी जाने वाली ऊष्मा बराबर द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्माधारिता गुणे तापमान में परिवर्तन। तो mc डेल्टा टी, m के स्थान पर 5 रखो, c के स्थान पर 1 रखो और डेल्टा टी के स्थान पर 80 रखो। तो हो क्या जाता है, 5 8 40, 400 किलो कैलोरी ऊष्मा उसको चाहिए। तो तापमान में वृद्धि करने के लिए, तापमान में वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितनी होगी, 400 किलो कैलोरी। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग हीट के बारे में सीख रहे थे। हीट का ये दूसरा वीडियो था। अगले टर्न में हम अगले नए चैप्टर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी है। तब तक के लिए प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।